सकता है आप सेटिस्फाइड हो सकता है आप अनसेटिस्फाइड हो। अनसेटिस्फाइड होंगे तब भी मैं सेटिस्फाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दो चीज़ है बेसिकली, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डिजिटल सोसाइटी है क्या, ये चीज़ हमको समझना है। जैसे अभी भाई साहब ने बोला परिवर्तन, नहीं, समाज अपने प्रारंभिक दौर में किस प्रकार था और वर्तमान दौर में किस प्रकार है। आज का जो दौर है वो हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के जड़ स्रोत, ऊर्जा के जड़ स्रोतों पर टिके हुए उपकरणों पर निर्धारित है ना। बहुत सारे हमारे पास हम ऐसे साधन हैं, जैसे कि हम उसको क्या करते हैं, हमारे पास लाइट, पंखा है, ये मोबाइल, बोर्ड है ना, ये सारी चीज़ें, मतलब एक ऐसा समाज जो डेवलप यानी विकसित है, ठीक है। इसका जो डिजिटल सोसाइटी का जो एक लिटरल मीनिंग आती है वो ये आती है कि विकसित समाज। कैसा समाज? विकसित समाज। पर वो जो समाज, आवाज कट रही है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ये समाज है वो कौन सा है? विकसित। किसे कहेंगे? बात आएगी किसे कहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जितनी ज़्यादा आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल जो समाज करता है वही क्या है? विकसित है या डिजिटल है, ठीक। अब बात समझ में आई क्या है डिजिटल। तो डिजिटल सोसाइटी क्या है? एक प्रकार का ऐसा समाज जो आधुनिक से आधुनिक यानी आधुनिकतम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस है, जुड़ा हुआ है, ठीक। वो सोसाइटी है विकसित समाज। अब दूसरा जो इसके साथ जो बिंदु जुड़ा हुआ है समाजशास्त्र, तो ये विषय है कि समक्ष चुनौती। अच्छा, ये थोड़ा सा ये है कि समाजशास्त्र के समक्ष जो चुनौती है वो खाली अध्ययनगत है कि वो इस विषय का अध्ययन किस प्रकार से करे और उसके लिए क्या मेथोलॉजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे समाज पर, और कैसे समाज पर? डिजिटल समाज पर, ठीक है। तो जो सोसाइटी है हमारी, एक जिसको हम समाज कह रहे हैं, इसके जो बेसिक तत्व हैं या बेसिक, भाई कैसे बना समाज, कैसे बना होगा या क्या कारण रहा होगा कि हम संगठित हुए होंगे। पहले तो हम पशु थे, लोग ऐसा बताते हैं कि हम भाई आदि मानव थे, जंगलों में रहते थे, खाते पीते थे, मौज करते थे, सोते थे, हमें नहीं पता कि कहाँ हमारा घर है, कहाँ हमारा परिवार है, हमें नहीं पता। लेकिन ऐसी कौन सी बात हुई होगी कि जिसकी वजह से हम जो है एक दूसरे के संपर्क में आए, है ना, हमारे संबंध बने और समाज बना। तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है वो जो चीज़ आती है वो सबसे पहले चीज़ आती है भोजन, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ आती है समझ में वो आती है यौन सेटिस्फैक्शन, ठीक, यौन संतुष्टि। और तीसरी, ये इससे प्रजनन से भी इसका मतलब है, हाँ। और तीसरी जो समझ में आती है वो है सुरक्षा, ठीक। जैसे मान लो हमको सुरक्षा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, आ जाओ, हाँ हाँ, सुरक्षा एक जो है एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ लोग बैठे हैं अकेले, अगर हम किसी कमरे में एकदम अंधेरा होता, भरा होता, तो हमको डर लगता है कि भैया कैसे आए, तो हम किसी को अपने घर में किसी के साथ में या मित्र को लेते, कहते कि चलो आओ चला जाए घर, है ना। तो कहेंगे क्यों चलना है, तो कहेंगे हमको डर लग रहा है ना। और भय किससे लग रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमको है, किसी को चाहिए। और जंगल में रहना तो और भी चैलेंजिंग था। तो हमको उस समय किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता रही होगी जिसके वजह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, एक हों या एक से अधिक हों, है। तो वो बात है सुरक्षा। और दूसरी चीज़ ये है कि भरण पोषण, व्यक्ति की जो बेसिक नीड है वो क्या है? पेट पूजा, मतलब उसको भूख लगी होगी। मेरा दिमाग ये कहता है कि जब व्यक्ति धरती पर पैदा हुआ होगा तो निश्चित रूप से उसको भूख लगी होती है। जैसे हम इसके पीछे देख सकते हैं, जन्मते हुए बच्चे को जैसे भी पैदा होता है वो रोता है, ठीक है, क्योंकि वो भूखा होता है, उसको तुरंत ही भोजन की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जब समाज में, जंगल में रह रहा होगा, उसको भोजन की आवश्यकता महसूस हुई होगी और उसने भोजन के लिए जो है जद्दोजहद शुरू किया होगा और भोजन प्राप्त किया होगा। उसको भोजन में कठिनाई हुई होगी, ठीक है, तो वो समूह में रहना पसंद करता होगा कि समूह में सुरक्षित रहकर हम भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी उसकी बेसिक नीड्स थी, या दूसरी जो कहते हैं इंपॉर्टेंट है, वो यौन सेटिस्फैक्शन, जो उसको महसूस हुई और उसने जो है अपने आप को पूरा करा, ठीक। और इसके लिए भी जो है उसने समाज के लिए किसी न किसी व्यक्ति को खोजा, यानी अपने विपरीत लिंग को खोजा और उसको जो है उसकी संतुष्टि को पूरी की। तो ये कुछ चीज़ें थी जो समाज के निर्माण में बेसिक तत्व, जो बेसिक चीज़ समझ में आती है किस उद्देश्य के कारण हुआ होगा, वो ये था, है ना। अब बात आती है
कि समाज धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा, समाज धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा। इट मीन अब जो है वो रिलेशन बनाएगा, संबंध बनाएगा, लोग जुड़ेंगे, तो कुछ लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे, कुछ बुरे संबंध बनेंगे। मतलब जैसे कि अच्छे इन द सेंस किसी के साथ मधुर संबंध होंगे और किसी के साथ कटु संबंध होंगे। हम जैसे आज के समाज में भी रहते हैं तो कुछ हमारे मित्र होते हैं, कुछ हमारे दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, और ये जो शत्रु होते हैं उनसे भी हमारे संबंध हैं और जो मित्र हैं उनसे भी हमारे संबंध हैं। दोनों अलग है हमारा संबंध, ठीक है, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, एक दूसरे से वो भी व्यक्ति जोड़कर रखते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि हम जो ये कह रहे हैं कि संबंध जब बने होंगे तो इसमें धीरे धीरे आने लगी जटिलता। इसमें जो हमारे जो संबंध पहले कुछ लोगों से थे, लोगों की संख्या बढ़ी और हम हुए जटिल, और जटिल होने के साथ साथ हमारी आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई, हमारी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, और हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों को खोजना स्टार्ट किया। जैसे हमने पहले चक्का बनाया, कहते हैं नहीं, हमने वो जो है वो उसको चलने के लिए हमने कहा कि वो चक्का बनाया चलने के लिए, व्हील है ना, फिर आग खोजी, फिर बर्तन खोजे, फिर लोहा खोजा, फिर पता नहीं क्या क्या, मतलब इतिहास साक्षी है कि क्या क्या सब जो है उसमें जोड़ते गए और मिलता गया। और आज की जो व्यवस्था है, आज की मनुष्य क्या है, एक चिंतनशील प्राणी है, ठीक है। मनुष्य वही है जो चिंतन करे, और चिंतन किस चीज़ पे करेगा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर, ठीक। अब वो अपनी जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी वो किसी न किसी तरह की चीज़ों का आविष्कार करता जाएगा, क्योंकि कहा भी गया है आविष्कार क्या है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे उसने जो है वो चीज़ें जैसे जैसे इकट्ठा हुई, उस आवश्यकता बढ़ती चली गई, लोगों ने उसको क्या पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का इस्तेमाल किया, मशीनें बनाई। अब मशीन का जो है, अब मशीन क्या करेगी, व्यक्ति के कार्य को आसान करेगी, व्यक्ति के कार्य को आसान करेगी, व्यक्ति के कार्य को आसान करेगी, और उस मशीन के लेटेस्ट वर्जन, उस मशीन में क्या होगा, उसका नया वर्जन आता शुरू होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास आया मोबाइल, हमने पहले हम जो है एक छोटा सा मोबाइल चलाते थे, फिर हम उसके बाद टच स्क्रीन पे गए, आज पता नहीं क्या क्या कैमरा, और उसी में लेटेस्ट रैम उसका बढ़ रहा है, रोम बढ़ रहा है, और हमारी जो है वो आवश्यकताएं सीमित है, लेकिन अब हमारी वो जो आवश्यकता पूरी हो रही है उससे ठीक है, वो हो रही है, लेकिन उसका वर्जन जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब जो है हमारा आज का समाज वो कैसा है, इन्हीं मशीनों पर टिका हुआ है। तो हमने एक ग्राफ देखा कि हम देखें कि सरल समाज से, ठीक है, सरल समाज से किस प्रकार हम डिजिटल समाज की ओर बढ़े। मैंने एक ग्राफ अभी जो है ये सारी बातें जो करी उसी को बताने के लिए करी कि हम ये डिजिटल समाज की तरफ कैसे बढ़े। डिजिटल समाज समझ में आएगी, विकसित समाज है भाई कैसा है, वो आधुनिक संसाधनों से, आधुनिक यंत्रों से क्या है, लैस एकदम से उसमें जो है भरा पड़ा है आज। और ये एक्चुअली एक ऐसे समाज की संकल्पना है, ये ऐसे समाज की बात कर रहा है जो पूरी तरीके से डिजिटलाइज है, पूरी तरीके से डिजिटलाइज है। लेकिन इससे अब इस जो डिजिटल सोसाइटी है ये हमारे कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन लेके आता है, ठीक है। एक एज ग्रुप मैं हूँ, एक जो जैसे कि मेरा एक एज ग्रुप है, मैं अभी हूँ, तो मैं अपने आप को एक संक्रमण दौर का व्यक्ति मानता हूँ, जिसने एक परंपरागत समाज देखा और ये आज के आधुनिक समाज में जो मतलब आज का जो समाज जो परिवर्तित हो रहा है, और उस समाज को भी मैं देख रहा हूँ। तो मैं मेरा जो काल है वो संक्रमण काल है। मैंने दोनों समाज को देखा और तुलना करी, और मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे समाज में क्या क्या विलुप्त हो रहे हैं, चीज़ें क्या क्या जा रही हैं। इस आधुनिक समाज जो विकसित समाज है, इससे जो होने वाली चीज़ें हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित हो रही हैं, तो हम उनको एक एक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले अभी मेरे पास एक जो है बात ये है, अभी ध्यान में आया था कि जो ये हमारा जो डिजिटल सोसाइटी है जिस पे हम रह रहे हैं, तो वो क्या है, वो बेस है आधुनिक यंत्रों पर। नहीं सर बैठे रहने, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा हो रहा है ना, ठीक है। अब क्या है, जो हम बात जो कर रहे थे वो किस पे, थोड़ा सा वो हो गया, विकसित समाज पे बात कर रहे थे। तो मैंने देखा बताया कि जो सरल समाज था वो किस प्रकार से आधुनिक समाज की ओर हम बढ़े। लेकिन इस आधुनिक समाज को जिसको हम डिजिटल सोसाइटी कह रहे हैं वो एक्चुअली में एक मॉडर्न सोसाइटी है, एक आधुनिक समाज है। और आधुनिक समाज के बारे में बहुत सारे विचारकों के नकारात्मक पहलू भी हैं, है ना। एक चीज़ समझ में आती है मुझे, वो ये समझ में आती है कि कोई भी यंत्र या कोई भी जो है चीज़ बनी है उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, ठीक है। लेकिन
वो हमारी आदत में आ रही है, वो चीज़ें हमारी आदत में आ रही है, जो धीरे धीरे आदत में आएगी तो निश्चित तौर पे जब उसकी पुनरावृत्ति होगी तो उसका संस्थाकरण होगा, उसका संस्थाकरण होगा। अब जो चीज़ें संस्थाकरण होंगी, जब चीज़ें किसी चीज़ की को अपनी उसकी आदत में आ जाएगी, वो उसकी चीज़ें संस्थाकरण हो, वो संस्था बन जाएगी, तो निश्चित तौर पे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो उस चीज़ को पहले से अडॉप्ट करके आएगी। जैसे हम देखते हैं आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, वो मोबाइल मतलब उनको कोई भी दे दो, जो 2 साल का 3 साल का बच्चा है, वो तुरंत मोबाइल खोल के जो है वो यूट्यूब चला देगा या फिर किसी चीज़ को चला देगा, वो चला देता है ना, वो कहीं सीखता नहीं है, वो मतलब वो घर में देख रहा है, लेकिन उसके दिमाग में इतनी छोटी अवस्था में वो चीज़ें कैसे आ रही हैं, वो उसका हिस्सा है, उस समाज का हिस्सा है, उसको निश्चित तौर पे आएगी, ये चीज़ें आएंगी। लेकिन वही हमारे पापा या मम्मी बाबा को दे दें तो बाबा हमारी मोबाइल को लेंगे और उनसे कहेंगे ये चला दीजिए, तो उनको निश्चित तौर पे परेशानी आएगी, उनको लगेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये मतलब कैसे चलाना है इसको, वो कहेंगे मेरा फ़ोन मिला दो, हमसे कहते भी हैं ये सारी चीज़ें, है कि नहीं, कहते हैं ना। तो वो हमको समझ में नहीं आता कि कैसे हो रहा है ये परिवर्तन, ये छोटा सा बच्चा कैसे आ रहा है। तो लोग घर पे कहते हैं कि अरे हमारा जो छोटका लाला है वो तो बहुत तेज है, वो तो मोबाइल में पैटर्न वैटर्न खोल देता है, मोबाइल खोल देता है, यूट्यूब खोल देता है, ये कहते हैं, ये चीज़ कहते हैं। लेकिन इससे जो आने वाला जो समाज है, मेरा जो कहने का मुद्दा है वो ये जो इससे जो प्रभावित होंगे, हम किस प्रकार से प्रभावित होंगे, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम जिसके जो हमारे जो प्रभावित होने वाले तत्व हैं उसमें सबसे पहला है वो परिवार है। जो परिवार समाज की कोशिका है। व्यक्ति कुछ भी कहीं पे भी रहे, वो अपने परिवार को प्रदर्शित करता रहता है हमेशा। हम कुछ भी कार्य करते हैं तो लोग कहते हैं कि इनके परिवार के ये संस्कार रहे होंगे, है ना, जो इस प्रकार के। पर अब ये जो परिवार है वो किस समाज का है? विकसित समाज का है। ठीक है, ये क्यों ये पर किसी ने अपना माइक खोल दिया है इसलिए आवाज आ रही है। हेलो, जो कि जिसका माइक खुला है वो बंद करे कृपया। जो ये परिवार है, ये परिवार ये डिजिटल सोसाइटी का परिवार है। मतलब ये भी वो सारी आधुनिक चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है आज के ज़माने में जो और समाज कर रहा है। पहले अब तब क्या होगा, तो सबसे पहले जो परिवार में प्रभावित होने वाली चीज़ होगी वो उसकी होगी भावना। ठीक है, कैसी भावना? सामुदायिक भावना। ये सामुदायिक भावना यानी हम की भावना कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं, ये चीज़ प्रभावित होगी। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक परिवार हमको अपना सदस्य माने और एक हम परिवार को अपना माने। तो ये दोनों चीजों में कमी आएगी। ठीक है, ये दोनों चीजों में कमी आएगी। अब ये परिवार जो है, ये जो परिवार है, ये मात्र एक ऐसी समिति होगी जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करेगी, यानी वो हमारे भरण पोषण और लालन की व्यवस्था करेगी। समाजीकरण का जिम्मा उसके ऊपर नहीं होगा। जब समाजीकरण व्यक्ति का खराब हो जाएगा तो वो निश्चित तौर पे समाज के लिए दिक्कत पैदा करेगा। वो पूरी की पूरी अपने आप को वो पूरा कैसा समझेगा, वो मशीनीकरण होगा। जैसे हम बहुत जगह देखते हैं, हम किसी कोई स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ किसी प्रकार की एक व्यवस्था बना दी जाती है। जैसे मान लो कि आप आई कार्ड लगाते हैं और आई कार्ड को खोल के आई कार्ड को आपको मशीन में टच करना है तभी वो गेट खुलेगा, आप अंदर जाएंगे। वो व्यक्ति के हैबिट में इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो जैसे ही गेट पर पहुँचेगा, गेट खुला हुआ है, देख रहा है गेट खुला हुआ है, लेकिन वो तब भी वो आई कार्ड को अपना उस पर लगाएगा, वो आप निश्चित तौर पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मतलब हाव भाव में आ गया, उसकी आदत में ये चीज़ आ गई, यानी उसकी आदत का ये संस्थाकरण हो गया है। वो परिवर्तन नहीं, वो देख रहा है गेट खुला है, उसका बुद्धि विवेक वहीं काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा करना है, कोई ऐसे करना है। तो ये जो परिवर्तन धीरे धीरे समाज में आ रहा है, ये निश्चित तौर पे परिवार को प्रभावित करेगा। मनुष्य के साथ साथ परिवार का भी मशीनीकरण होगा। ठीक है, परिवार का मशीनीकरण होगा। जिस प्रकार से हम गाड़ी का, अपने एक बाइक है हमारे पास, अब बाइक का इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए और वहाँ से आने के लिए, उसी प्रकार से परिवार भी जो है एक जो हमारे निश्चित परिवार के उद्देश्य होंगे, जिस उद्देश्य की वजह से हम परिवार या विवाह करते होंगे, उसी के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो है हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक, तो ये मुद्दा है, ये परिवार का मुद्दा कि सबसे पहले जो चीज़ प्रभावित होगी वो है
परिवार, ठीक है। और जो समाज में जो सबसे बड़ी जो चीज है वो है नैतिकता। कोई भी समाज, जैसे अगर हम स्टार्टिंग मतलब हमारे जो पहले जो स्टार्टिंग के विचारक रहे हैं, उन्होंने समाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे जोर दी है तो वो नैतिकता पे। क्यों? क्योंकि नैतिकता किसी भी व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाता है, यानी समाज के प्रतिमानों को का पालन करा जाए इस प्रकार से बनाता है। जैसे जैसे हमारे जो नॉर्म्स होंगे हम उसी के अनुसार चलें, ये हमको सिखाता है। और इसी का जब पतन हो जाएगा, नैतिकता का ही पतन हो जाएगा, ठीक है, तो निश्चित तौर पे एक नए प्रकार के समाज का निर्माण होगा, ठीक। इसी चीज को वो कहते हैं, हमारे यहाँ एक समाजशास्त्री, उनका नाम है उल्रिच बेक, नाम है उनका उल्रिच बेक। वो कहते हैं, वो जोखिम की बात करते हैं, कहते हैं ये जो आधुनिक समाज है वो कैसा समाज है, वो रिस्क सोसाइटी है। मतलब यहाँ पे घाट चारों तरफ रिस्क भरा पड़ा है। तो कहेंगे भैया रिस्क किस प्रकार का होगा, तो 3 प्रकार का रिस्क बताते, कहते हैं एक तो निर्माणी जोखिम होगा, ठीक है, जो चीजें होंगी वो कैसी होंगी, वहां पे पहले ही रिस्क बताते हैं निर्माणी, मैन्युफैक्चर्ड, कि हम कुछ भी करेंगे उसमें एक जो है निर्माणी, कि उसमें हमको एक डर बना रहेगा कि किस प्रकार से हम किसी भी चीज का अगर रचना कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो उससे जो किस प्रकार खतरा होगा। खतरा के माने मतलब जो वहाँ पे कुछ करप्शन होंगे या फिर कुछ होंगे, जो निर्माण हो रहे हैं वो सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, ठीक। जैसे हम लोग आजकल देखते भी हैं, पुल गिर जाते हैं या तमाम तरह की चीज़ें घटनाएं घटती रहती हैं, तो वो सारी जोखिम निर्माण में रखते हैं वो। और दूसरा कहते हैं कि स्वास्थ्य को खतरा होगा, ठीक है, स्वास्थ्य को खतरा होगा। एक और कुछ कहते हैं, वो शायद ध्यान से हमारे उतर रहा है, हाँ, गैर बराबरी आएगी, इनइक्वालिटी आएगी। इनइक्वालिटी किस वे में आएगी, स्वास्थ्य को खतरा होगा, ये भी बताते हैं किस प्रकार से। इनइक्वालिटी कैसे आएगी, इनइक्वालिटी आएगी कि वो व्यक्ति जिसके पास संसाधन है और वो संसाधन को चलाना जानता है, ठीक है, और एक वैसे व्यक्ति होंगे जिसके पास संसाधन नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो संसाधन को चलाना नहीं जानता है, तो वो गैर बराबरी होगी। एक प्रकार की जो है अंतर आएगा, वो ज्ञान को लेकर आएगा। और ये ज्ञान या का अंतर व्यक्ति पूंजी से, जो पूंजी होगी, पूंजीपति मतलब साधन किससे खरीदेगा, वो डेफिनेटली पैसे से खरीदेगा। और पैसे नहीं है उसके पास तो निश्चित तौर पे उसको वो चीज़ नहीं आएगी, वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये जो साधन है मतलब हमको मिलेंगे वो पैसे से आएंगे, और ये पैसा एक तरीके से जो है बहुत बड़ी खाई बन जाएगी, ठीक। इस पे हमारी बात हो रही थी एक दिन जो है एमडी सर से, तो वो हमारे कह रहे थे कि जो सुरक्षा का मैटर है कि आज टेस्ला है ऐसे कार बना रही है, जो सुरक्षा मतलब जैसे वो भाप देगी, एक्सीडेंट होने ही वाला होगा वो उसको भाप लेगी। तो इस पे, लेकिन वो कार खरीदने का योग्य कौन है, वो किसके पास रहेगी, जो नंबर ऑफ पीपल हैं हु हैज़ ए पावर, जिसके पास वो शक्ति खरीदने की क्षमता है वो बहुत कम है, वो बहुत कम लोग हैं, ठीक है। आम जनता जो और लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन जिसका भरा पड़ा है, वो वैसे व्यक्ति हैं जो समान जनता है, जिनके पास इतनी शक्ति नहीं है समाज में कि वो जो है उस चीज़ को खरीद सके। सारे व्यक्ति योग्य हो जाएं वो कार खरीदने के लिए, टेस्ला कार खरीदने के लिए, ये संभव नहीं है कि नहीं। तो दिक्कत उस व्यक्ति के साथ होगी जिसके पास जो है वो पैसे नहीं है, जो कार नहीं खरीद सकता, मतलब वो सुरक्षा को नहीं खरीद सकता, सुरक्षा। तो ये गैर बराबरी है, हाँ, ये उल्रिच बेक अपने चीज में बताते हैं, ये गैर बराबरी है। तो गैर बराबरी किससे बनेगी, पैसे से बनेगी, और वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, ये है। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो है उत्तर आधुनिक विचारक है, उनका नाम बॉडिलार्ड है, ठीक है, वो भी बताते हैं, मैं समाजशास्त्रियों का नाम नहीं ज़्यादा लेना चाहता क्योंकि वो बातें बहुत हैं, लेकिन वो आधुनिक और उत्तर आधुनिक समाज से हैं, पर ये सारी बातें जुड़ी हैं हमारी कहीं ना कहीं ये विकसित समाज, यानी ये डिजिटल सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, इससे जुड़ी हुई हैं। अब इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है कि परिवर्तन क्या क्या होंगे, उस पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वो है कि परंपराओं का ओझल होना। जो परंपराएं हैं, जो परंपराएं, आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ, हेलो, आ रहा है ना। तो जो सबसे पहली जो चीज होगी वो परिवार के साथ परंपराओं का ओझल होना। परंपराएं जो पुरानी परंपराओं कहने का मतलब भाई परंपराएं नहीं बनती जाएंगी, ठीक है। व्यक्ति रहेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ जो है परंपरा वो काम करते रहेंगे, उनके आदतन में आएगी, व्यवहार ऐसा बनता रहेगा कि परंपराएं बनती रहेंगी। लेकिन जो परंपराएं हमारे लिए बेसिक थी, जो पहले से चली आ रही थी, निश्चित तौर पे वो परंपराएं ओझल हो जाएंगी, ठीक है।
आज के समाज में आज अभी हम बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हैं। हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज अभी बहुत पीछे है, विकसित नहीं है अभी भारतीय समाज, ठीक है। डिजिटल पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो खो गई हैं। मैं एक परंपराओं से याद आया मुझे, मैं एक बात बताऊंगा। मेला देखा है आप लोगों ने? मेला देखा है ना? अब ये मेला कल्चर खत्म हो रहा है, अब मॉल कल्चर आ गया है। मतलब हम मॉल में जाते हैं, अपने सामानों को लेके चले जाते हैं, पर जो उत्साह और ऊर्जा उस मेला में होता था वो खत्म हो गया है। वो जलेबी खत्म हो गई सर। वो जो मतलब जो आती थी वहाँ बनी होती थी, वहाँ की जो चीज़ें होती थी उसका मज़ा खत्म हो गया है ना। तो ये डिजिटल सोसाइटी का एक प्रभाव ये है कि परंपराएं ओझल हो जाएंगी, नई परंपराएं बनेंगी, पर वो नई परंपरा किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हों ये मायने नहीं रखता, ठीक है। पर परंपराएं, पुरानी परंपराएं ओझल हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि जो प्राचीन जो संस्थाएं हैं, जो प्राचीन संस्थाएं हैं, क्या? हाँ सर, हेलो, आप पढ़ाइए रोहित। अच्छा, तो वो कह रहे हैं, मुझे लगा कुछ बात कर रहे थे ऐसे ही मुद्दे को लेकर। रोहित सबको म्यूट करिए, सर को केवल ओपन रखिए। ये रोहित है नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ म्यूट? कैसे करूंगा सर यहाँ से मैं? कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें। हाँ, तो वो जो दूसरी चीज़ बता रहा था मैं कि वो प्राचीन संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि पुरानी जो जितनी भी संस्थाएं हैं, संस्था का मतलब है कार्य प्रणाली की जो चीज़ व्यवस्था है वो धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाए। म्यूट कर दीजिए सबको यहाँ से। तो वो जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। जैसे मैं एक बता रहा हूँ कि जो विवाह का जो परंपरा है, ठीक है, विवाह अभी तक तो वैसे पुरानी चल रही है, लेकिन कहीं नई विवाह के जो नई व्यवस्था है विवाह की वो धीरे धीरे आ रही है ना। लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और तमाम तरह की जैसे व्यवस्था बन रही है। अच्छा, विवाह के लिए एक चीज़ और है, वर खोजने का माध्यम। पहले जो है वर खोजने के जो माध्यम थे, व्यक्ति बताते थे कि जो है बहुत परिश्रम करना पड़ता था। अगर कोई अपने घर की जो है बिटिया की शादी करना चाह रहा है तो उसको कई दिनों तक वो सतुआ पिसान बांध कर आगे घूमता था, या फिर उसके बाद समाज बदला और लोग जो है एक दूसरे से संपर्क में आए, फ़ोन की व्यवस्था से भैया तो रही हैं कोनो लड़कियाँ खाली है का, तो इस तरीके से जो है वो खोज लेते थे। लेकिन आज का जो डिजिटल समाज है उसका माध्यम क्या है, वो एडवर्टाइज कर देता है, ठीक है, कि लड़का बायोडाटा भेज देगा कि 25 साल का लड़का, नाम राकेश, और जो है धर्म भारतीय, मतलब जो भी है वो हिंदू, और वो जो है पेशा भेज देते हैं और शादियां हो जाया करती हैं। तो अगर पसंद आया तो ठीक है भैया, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये विवाह खोजने की, वर खोजने की जो व्यवस्था है, अब इससे जो बनने वाला विवाह है, जो होने वाला विवाह है, ठीक है, निश्चित तौर पर वो विवाह के जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन लेकर आएगा। व्यक्ति के मस्तिष्क में एक ऐसा प्रभाव है कि वो जुड़े किस प्रकार से हैं, वो निश्चित उद्देश्य के लिए जुड़े हैं। जो हिंदू विवाह है जिसका उद्देश्य हम लोग पढ़ते हैं कि धर्म प्रजा रति, तो वहाँ निश्चित तौर पे वो धर्म प्रजा तो गायब है, रति रह गई है। और ये जो है फिर इन सब विवाह में दिक्कत ये आएगी कि जो विवाह है उसका कितना कहाँ तक जा रहा है वो, मतलब सात जन्मों तक का रिश्ता जो पहले ऐसा कहा जाते थे वो निश्चित तौर पे पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। अब 7 महीने 7 साल और जो है हो सकता है कि 17 साल बाद उन लोगों का डिवोर्स हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग में ये है वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग जो है वो अटैच नहीं हो पा रही है, परिवार नहीं जुड़ पा रहे हैं विवाह के द्वारा, है ना। वो मात्र जो है स्त्री और पुरुष, खाली स्त्री और पुरुष ही हैं, और विवाह में परिवार का जो समायोजन होता है वो अछूता रह जा रहा है। ये एक बड़ा प्रभाव। और जब ऐसा क्यों, किसी भी समाज का जो बेस है वो परिवार है, और परिवार में इस तरह की शादी होके जाएगी तो निश्चित तौर पे उनसे उत्पन्न जो संतान होगी वो भावनाहीन होगा, या उसके अंदर भावना की कमी होगी। ये जो है बात मुझे समझ में आती है, वो ये है। और दूसरी चीज़ होगी कि अब इनसे हमारे जैसे जैसे ये हम डिजिटल होते जाएंगे, यानी हम अपने आप को निर्भर पाएंगे किस पर, आधुनिक सामान पे, आधुनिक यंत्रों पर जब अपने आप को निर्भर पाएंगे तो हमारी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी, है ना। हमारी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी तो नई नई समितियों का निर्माण करेंगे हम। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग जुड़ेंगे और उनके जुड़ने का प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन होगा, और वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होगा, और एक वर्चुअल सोसाइटी का निर्माण होगा यहाँ पर, एक जिसको हम आभासी समाज भी कहते हैं कि जो वर्चुअल सोसाइटी उसका निर्माण होगा, ये वर्चुअल है ना सोसाइटी का निर्माण होगा। और इससे क्या होगा कि ये जो समाज है हमारा, जो वर्चुअल समाज है, वो किसी निश्चित आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक दूसरे से जुड़ेगा। अब उनकी वो आवश्यकता तब तक है
जैसे हम बहुत लोग अब देखते हैं, अभी रिसेंटली देखते हैं कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग जुड़े तो अच्छा ये क्या है कि कोई ग्रुप बना लिया, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया, और उससे जैसे ही मान लो हम बीए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बच्चे हैं तो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ग्रुप बना, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारा ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वो ग्रुप खत्म हो जाएगा। वो एक तरीके की समिति है, पर वो समिति कैसी है, वो भी वर्चुअल है, वो आभासी है, वो चल रही है किस पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे चल रही है, ठीक है वो। लेकिन व्यक्ति का महत्व इस सब चीजों में जो है, एक चीज है व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण होगा। व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व है और वो अपने अस्तित्व से जाना जाएगा, ना तो वो परिवार के अस्तित्व से जाना जाएगा। मतलब उसकी जो व्यक्ति है, वो जो उसकी अर्जित परिस्थिति है, वो जो समाज में जो पद धारण करेगा वो उसी से जाना जा रहा है, और उससे जुड़े हुए लोग कौन है, कैसा है उसका बैकग्राउंड, यानी उसकी पृष्ठभूमि, इस पर लोग बात कम करेंगे, है ना। जाति, धर्म, है ना, ये सारी चीजें एक तरीके से विलुप्त हो जाएंगी। ना जाति, किसी की कोई जात पूछेगा, ना कोई धर्म पूछेगा। हालांकि ये चीज़ अच्छी है समाज के लिए, समाज में, लेकिन इसका जो तरीका है वो गलत है। कि कोई जो व्यवस्था बनी है उसके निश्चित ही कुछ उद्देश्य रहे होंगे और उसकी समाज की कोई आवश्यकता है ना। वो आवश्यकता और व्यवस्था वो बदल जा रही है डिजिटल सोसाइटी के आने से। अब भारत अभी बहुत कम डिजिटल है, अभी भारत तो बहुत, मतलब उसको जाना बहुत बाकी है, भारत को बाकी। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी डिजिटल चीज़ को करना, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यंत्र आ गया, और यंत्र एक संस्कृति पैदा करेगा, एक कल्चर पैदा करेगा, और उस कल्चर, वो संस्कृति में दो चीज़ें हैं। यंत्र जो है हमारे यहाँ एक जो है विचारक रहे, देखिए इनकी बात याद आ रही है मुझे, उनका नाम है ऑकबर्न, ठीक है। ये जो है संस्कृति को भौतिक अभौतिक में बांट के देखते हैं, दो संस्कृतियों में बांट के देखते हैं। तो कहते हैं कि जो भौतिक संस्कृति है वो सभ्यता का हिस्सा है, यानी वो वही डिजिटल सोसाइटी है। जितने आधुनिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है भौतिक संस्कृति में आ रहे हैं, और उनको चलाने के तरीके, हमारे कार्य व्यवहार, हमारी पद्धति, हमारी मैथोलॉजी, वो सारी चीज़ें आ रही हैं हमारी अभौतिक संस्कृति में, ठीक है, अभौतिक संस्कृति में। तो ये जो अभौतिक संस्कृति है, ये लोगों के पास धीरे धीरे जाएगी। उनको चलाने का तरीका, उनकी पद्धति, भाई अब जैसे कोई चीज़ है हमारे पास, उसको चलाने की, तो उसके जो उसको किस तरह के ऑपरेट करा जाए, तो ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे जैसे हमारा हाव बढ़ता चला जाएगा वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। हाँ आइए बैठिए। और फिर उसके बाद, लेकिन जो भौतिक संस्कृति है, जो भौतिक संस्कृति कहाँ लिखी थी, मैंने यहीं कहीं लिखी थी, हाँ, जो भौतिक संस्कृति है, ये भौतिक संस्कृति बहुत तेज आगे जा रही है, बहुत आगे जा रही है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं दिन ब दिन, बहुत दिन मंथ में, कुछ समय में, हम कोरोना किसे ही देखें, हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ आ गए, बहुत सारे ऐप आ गए। हमने बिटकॉइन देख लिया, हमने पता नहीं क्या क्या मतलब इसमें देखा, और हम जो है आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते। मैं गारंटी ले रहा हूँ, आज जो है भारतीय 90% भारतीय जो है वो बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते। ये 90% बहुत ज़्यादा नंबर बोल दिया, 70% के आसपास रखते हैं, वो बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते क्या है क्या नहीं है, क्योंकि 70% गाँव में रहता है ना। उनके पास ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो समझ में आ रही हैं, वो उसका जो कारण है वो इसको, हाँ वो तो कह रहे हैं कि भौतिक संस्कृति का आगे निकल जाना, भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना, मतलब एक कल्चरल विलंबना है, एक जो है धीरे से पहुँच रही है, देरी से पहुँच रही है। तो ये क्या है, ये कल्चरल लैग है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो समाज को में दो तबके, एक जो इन भौतिक संस्कृति से लबालब है, मतलब भरा पड़ा है और उसको चलाना भी जान रहा है, और एक वो तबका जो इसको चलाना नहीं जान रहा है, वो पीछे रह जाएगा। वो जो चलाना नहीं जान रहा है, जिसके पास वो यंत्र नहीं है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो पीछे रह जाएगा। और जो आज का समाज है, जो इन समाज, जैसे मैंने बताया, जो बच्चा जो मोबाइल चलाना जान रहा है, वो इसकी आदत में आ जाए, वो उस संस्था वो उसी में है ना, तो वो उसको सीख रहा है, कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों को वो सीख रहा है। तो ये संस्कृति। अब उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारे दैनिक व्यवहार में परिवर्तन, आज हमारा दैनिक व्यवहार कैसे परिवर्तित है। मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दूंगा कि हम जो है सुबह उठते हैं तो सबसे पहले लोग बताते हैं कि मम्मी बताती है कि हाथ देखना चाहिए, कि इनका चेहरा नहीं देखना। मतलब समाज में एक अलग अलग बातें थी, पर आज हमारे पास मोबाइल है और मोबाइल में जो सबसे पहले फ्लैश मैसेज आता है और वो हम जरूर देखते हैं, ठीक है। कौन है हमें नहीं पता, किसी जो है विदेशी का हीरो हीरोइन या कोई एक्टर आ जाएगा, उसका चेहरा लगा होगा और उसको हम निश्चित तौर पे देखते हैं। और हमारी आदत में आ गई है, हम सबसे पहले उठाकर अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे और व्हाट्सएप चेक करने के बाद क्या आया, क्या मैसेज किया है, ठीक है, क्या नया चीज़ चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे।
और व्हाट्सएप के बाद फिर अन्य जो है जो सोशल साइट्स हैं उस पर चले जाएंगे। ये हमारी हैबिट में है, हम इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, मतलब हमारे पास कौन सोया है, मतलब उसकी वो बेचारे का रात कैसे रहा, दिन रहा, हम उसके बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हम मोबाइल देख रहे हैं और शांति से बैठे हैं। सर भारी है क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाया है और सुबह फिर उसी चीज़ को कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर जो है एक प्रभाव है। आज व्यक्ति का मोबाइल कहीं छूट जाए तो बेचैन है ना, बेचैन हुआ है। क्यों? एक छोटा सा यंत्र है, अभी मोबाइल तो एक छोटा सा यंत्र है और उससे हमारे पास ऐसे बहुत सारे आधुनिक यंत्रों के अभी विकसित होने में, यानी डिजिटल होने में बहुत सारे यंत्रों की आवश्यकता है। तो वो जो है जब आएगा तो समाज किस प्रकार से होगा, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ और इसके बारे में बता रहा हूँ। और फिर कह रहा है कि जो ये सामाजिक क्रिया है हमारी, जो मैं भी बताया कि लेट के सो रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है। हाँ, मैं अपने पार्टनर से, मैं सुबह उठता हूँ तो मैं शायद बहुत कम बात करता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं नहीं पूछता। क्योंकि मेरे पास मोबाइल होता है और मैं उसी को देखता हूँ। मतलब हमारी सामाजिक क्रिया बदल जाएगी। जो हमारे हाव भाव हैं, हमारे जो सामाजिक क्रिया के बहुत सारे रूप देखने को मिलते हैं हमें। जैसे समाजशास्त्रियों ने बहुत सारी बातें करी, मुझे जो समझ में आता है वो यही है, बेबर की बात मैं मानता हूँ कि सामाजिक क्रिया वही है कि जिसके वजह से एक व्यक्ति कोई कार्य करे और दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, और वो प्रभावित होने के बाद उसमें वो जो है रिप्लाई करे कि हाँ भैया ये ठीक है ना। जैसे किसी ने मिठाई खिलाया और कहा कि हाँ मीठा है, मज़ा आया, और जो रसगुल्ला खिलाया था उस बार वो ठीक नहीं था। तो ये जो चीज़ें हैं ये सामाजिक क्रिया है ना। तो इसके लिए लक्ष्य है, उद्देश्य है, कोई कार्य कर रहे हैं भाई, उसका निश्चित ही कुछ उद्देश्य है। उस उद्देश्य में वो उद्देश्य बदल गए, हमारी आवश्यकता बदल गई है। तो हम जो है हमारी सामाजिक क्रिया बदल गई है। क्यों बदल गई है? क्योंकि हम जो है डिजिटल हो रहे हैं, डिजिटल सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं मशीनीकरण की प्रक्रिया निश्चित तौर पे चल रही है। हमारे व्यवहार निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मशीनीकरण हो रहे हैं, मशीनीकरण हो रहा है। हाँ, और फिर जो है तो भाई क्रिया बदलेगी तो फिर क्या होंगे, नए नए सामाजिक प्रतिमान निर्माण होंगे। प्रतिमान माने अब जब समाज बनाया किसने? मनुष्यों ने बनाया। मनुष्यों ने अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए समाज का निर्माण किया, जैसे मैंने बताया था अभी। तो उसके लिए कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, यूं ही चलती रहे, कुछ प्रतिमान बनाए, उसने कुछ नॉर्म्स बनाए, ठीक है, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। और कुछ उसके जो प्रतिमान बनाएंगे, उन प्रतिमानों को व्यक्ति उसकी आवश्यकताएं डिजिटल होने के बाद कुछ नहीं होंगी, और वो जो प्रतिमान बनाएगा वो अपनी डिजिटल सोसाइटी यानी अपने डिजिटलीकरण के बाद जो होना है उसके ऊपर बात करेगा। वो प्रतिमान उस पर बनाएगा, नई नई आवश्यकताओं पर प्रतिमान बनाएगा। जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बदलेगी वैसे वैसे इन नॉर्म्स बनाएगा, ठीक है। अब वो नॉर्म्स कैसे होंगे कि आप मोबाइल पर आप मोबाइल पर ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, या आप ये साइट नहीं खोल सकते, प्रतिमान बनेंगे आपको। ये क्या है, आप लोग जा रहे हैं फिर मुझे ही छोड़ दे रहे हैं। आप जो है इन लोगों का मशीनीकरण हो गया है, तो ये जो है इनकी आवश्यकता बदल रही है। तो मैं क्या, हाँ, प्रतिमान जो पैटर्न है, जो हमारे जो प्रतिमान हैं, जो नॉर्म्स हैं, सॉरी नॉट पैटर्न, जो नॉर्म्स हैं वो बदल लेगा व्यक्ति, है ना, कि क्या करना है और किस तरह करना है। ये खाली आधुनिक यंत्रों पर ही रहकर, आधुनिक यंत्र हमारी आवश्यकता अपने आधुनिकीकरण के अनुसार पूरा करेंगे, ठीक है, और उन्हीं को नॉर्म्स बनाए, उनके अनुसार नॉर्म्स बनाएंगे। आज देख रहे हैं हम कितने सारे साइबर चोरियां हो रही हैं, है कि नहीं। उनको रोकने के लिए नए नए कानून बन रहे हैं, नए नए तरीके के यंत्र फिर से उसमें जो है नए नए वो बन रहे हैं, ऐप्स बन रहे हैं कि नहीं, आप भाई अब बता भी रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की वार्निंग पे आए तो उस पर क्लिक नहीं करना है ना, अपना पिन और ये सब शेयर नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों की वजह से हम जो है एक नए क्या करेंगे, नए कानूनों का निर्माण करेंगे। जैसे बताया, समाज पूरी तरीके से बदल रहा है। मैंने एक परिवार से लेकर आप कानून पर पहुंचे, अब क्या है, वो नए कानूनों को बनाएगा। नए कानूनों को कैसे बनाएगा? वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए, है ना। कौन सुरक्षित कौन है? कुलीन वर्ग, इलिट। ये इलिट एक शब्द है, ये फ्रांसीसी शब्द है, इसको जो है परेटो ने दिया था, उसको लेते हैं। वो जो है अभिजन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो बड़े लोग जिनके पास पैसा है वो अपनी सुरक्षा की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे उनके पास अधिकार होंगे, वो कानून भी अपने हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो कानून भी बदल जाएंगे। और बहुत तेज से लेके चलते हैं, सब चले गए, मजा नहीं आ रहा है, ऐसे लेके चलते हैं। अब फिर क्या होगा, जब कानून बनेंगे, है ना, कानून अपराध के अनुसार बनेंगे। अब अपराध भी बदल रहे हैं, अपराध अब से क्या, साइबर अपराध कर रहे हैं, ठीक है। लोग विभिन्न प्रकार के जो है साइबर अपराध करेंगे और उनकी साइबर सिक्योरिटी बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से साइबर कानून भी खत्म होंगे, लॉ भी बनेंगे, है ना।
तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी परिवर्तित होंगी, ये सारी चीज़ें भी परिवर्तित होंगी। कानून बदल रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं, एक जो है समाज जो उसकी मानक व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से चेंज हो रही है। किसकी वजह से? खाली आधुनिकीकरण की वजह से, खाली डिजिटलाइजेशन की वजह से। डिजिटलाइजेशन क्यों? क्योंकि वो समाज को मशीनीकरण कर रहे हैं और इसी मशीनों पे बहुत सारी मूवियाँ भी बन रही हैं, अभी लेटेस्ट देख रहे हैं हम जो है इसके ऊपर, है ना। तो फिर जो है अच्छा अब क्या है कि अब लोगों में काम का विभाजन भी अलग अलग तरीके से, यानी श्रम विभाजन, जो व्यक्ति में जो काम होंगे वो काम भी बटेंगे, वो काम बट जाएंगे। काम कैसे होंगे? व्यक्ति कुशल होगा, जिसको सॉफ्टवेयर का ज्ञान होगा उसको वो विशेषीकरण, वो किसी विशेष कार्य को करेगा। जिसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होगी वो उस कार्य को नहीं कर सकता। अच्छा ये करने, अगर ये करेंगे तो हम शिक्षा भी हमारी बदल जाएगी, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर की बात आ जाएगी, मतलब हम किसी भी, भाई अब प्रोडक्टिविटी कौन दे रहा है? मशीन दे रहे हैं, तो हमें निश्चित तौर पे उस मशीन का जो है ऑपरेशन आना चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए, उसकी प्रक्रिया हमें पता होनी चाहिए कि कैसे ये चलेगी। तो उसके लिए हमें उसकी शिक्षा करनी पड़ेगी। अब विभिन्न प्रकार के हम देख रहे हैं ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जो पूरी तरीके से डिजिटलाइज पे बेस्ड है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के ऐसे कोर्स देख रहे हैं। अच्छा ये मैंने एक चीज़ देखी कि जो ये सारी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके अंदर सामाजिकता के गुण बहुत कम है, सामाजिकता का अभाव पाया जाता है उनके अंदर, है ना। वो उनसे किसी भी लोग ऐसे व्यक्ति से मिलिए कि जो मशीनीकरण या मशीनों से खेल रहा है, तो वो सामाजिक नहीं होंगे, वो बहुत कटे कटे से लोग होंगे। उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये क्यों? क्योंकि उनका उन्हीं निर्जीव वस्तुओं के साथ तालमेल से उनके अंदर वो निर्जीवता आ रही है, वो सजीवता को खो रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। और फिर एक प्रचार होगा कि आर्ट लिविंग वाला, वो क्या कहते हैं, की ओर बढ़ना। अब फिर है व्यक्तित्व का मशीनीकरण, जैसे मैंने बताया अभी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो मशीनीकरण आ जाएगी, चीज़ें अपने आप ऐसी हो जाएंगी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरीके से मशीनों पर निर्धारित होगा और उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब जो मूल्य का ज्ञान होना चाहिए जो सोसाइटी की, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। चीज़ें बहुत कम रह जाएंगी अच्छाई और बुराई की, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अच्छाई बुराई क्या है, वो तो निर्धारित है इन सब चीज़ों पे। कोई साइबर अपराध करेगा तब पता चलेगा कि हाँ ये गलत है, ठीक है, या साइबर पर कोई काम हो रहा है वहाँ पता हो रहा है तब पता है कि गलत है। और ये चीज़ें इतनी तेज होंगी, इसमें इतनी तीव्रता होगी, मतलब जैसे कि पहले कभी देखी नहीं है। डिजिटल सोसाइटी में सबसे बड़ा जो इसका गुण मुझे समझ में आता है वो तीव्रता, मतलब कोई भी चीज़ बहुत तेज होती है। आज अभी कोई घटना हुई, वो बहुत तेज फैल गई, है ना। समय और स्थान मतलब उसने कहाँ तक तय कर लिया ये निर्धारित नहीं करता, लेकिन कल उसी चीज़ को भूल जाएंगे वो लोग। कल नई घटना कोई घटेगी और वो नई घटना फिर समाज में फैलेगी, फिर परसों भूल जाएंगे, नई घटना घटेगी। तो ये जो चीज़ें हैं घटना, मतलब उनकी जो मेमोरी है, जो दिमाग है उनका, वो बहुत ही, जो याददाश्त वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। याददाश्त, जैसे हम अभी याद करते कि अच्छा हम तो फलाने की ब्याह में गए थे, फलाने की शादी में गए थे और हमने फला जो है खाया, पनीर की सब्जी सही नहीं बनाई थी, कहते हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो समय बदल जाएगा। वो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी कि जैसे अभी हम लोग अभी एंजॉय कर ले रहे हैं, वो हो सकता है बदल जाएं। तो फिर उसके बाद क्या है कि मानसिक विकृतियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी, मतलब हम दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। क्यों? क्योंकि हम भाई दिमाग है, व्यक्ति का शरीर जो है वो क्या है, वो हाड़ मांस का शरीर है, वो सजीव है, जीव है, वो निश्चित तौर पे वो मशीन नहीं है, ठीक है। तो जो दिमाग है उसका, वो दिमाग किन्हीं चीज़ों पर, किन्हीं मुद्दों पर अगर वो टिका रह जाए और उसी पर लगातार खेलता रहे, तो वो क्या होगा, वो बीमार होगा, स्ट्रेस। हम बहुत लोगों को देखते हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमने सुनी है कि जिसमें PUBG खेलने वाले लड़के ने अपनी माँ की हत्या कर दी। वो निश्चित तौर पर मानसिक रूप से बीमार है ना। या फिर उसके पापा ने मना कर दिया खेलने के लिए, उसने पापा को गाली दे दी, या मोबाइल लेके छीन के भाग गया, बैठे हैं कहीं पर, तो वो मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, लगातार मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। और ये सब मैं खाली एक छोटी चीज़ मशीन उसको देख रहा हूँ, क्या कहते हैं, मोबाइल को देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि डिजिटलाइजेशन की प्रभाव क्या है, डिजिटल सोसाइटी की प्रभाव क्या है। हम किसी भी यंत्र में, ये बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी यंत्र का अगर आविष्कार कर रहे हैं तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति के हेतु, है ना, हम उसकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसका निर्माण कर रहे हैं। लेकिन किसी भी चीज का दुरुपयोग कैसे होगा, और वो दुरुपयोग होने से भाई हम इतने सरल हो जाएंगे, हम आदी हो जाएंगे उन चीजों के, वो हमारी हैबिट में आ जाएंगी, जिसके वजह से ये सारी दिक्कतें आएंगी। जब तक आदत में नहीं, जब तक हम उसके एडिक्ट नहीं होंगे, व्यसन, जब तक उनका एडिक्शन नहीं लगेगा तब तक ठीक है, चीज़ें सही हैं।
समाज अपने आप में रहेगा, लेकिन जैसे ही एडिक्शन होगा तब निश्चित तौर पे ये दिक्कतें आएंगी। लेकिन और एडिक्शन होगा कैसे? अगर एक व्यक्ति एडिक्ट हो रहा है तो उसको देख के दूसरा जरूर हो जाएगा, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जो पबजी खेलते हैं लड़के, उनको कहीं भी देख लो, आप बैठे हैं, मच्छर काट रहे, डजंट मैटर, वो कोई मतलब नहीं है, वो खेलेंगे। घर में किसी को देखा है खेलते हुए? ये है। फिर जो है, अच्छा खत्म करते हैं, नातेदारी का स्वरूप। नातेदारी का स्वरूप ये बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के लिए कि नातेदारी किस प्रकार हो, है ना। नातेदारी हमारी एक जो है हमारा बेस है, हमारा न्यू है। हम लोग नातेदार हमारे क्या है, हमारी ज़रूरत की समय पर खड़े हुए लोग हैं, वो हमारे नातेदार हैं। कि हम वो जो है, अब लोग इसको समाजशास्त्री ऐसा देखता है कि ये ब्लड रिलेशन है या फिर एफिनल मतलब वैवाहिक है, वो 3 प्रकार के लोग उसमें। मुझे जो समझ में आता है, नातेदार वो है चाहे वो जो मेरी ज़रूरत पर खड़ा हो, चाहे मित्र हो मेरा, वो भी मेरा नातेदार हो, है ठीक है। और चाहे वैवाहिक या ब्लड रिलेशनशिप में आता हो, अगर वो मेरी ज़रूरत पे खड़ा हो तो निश्चित तौर पे ही वो मेरा नातेदार है, मेरा शुभचिंतक है, इसलिए मेरे साथ खड़ा है, ठीक। और ये जो स्वरूप है, ये बदल जाएगा। कौन अपना है, कौन अपना नातेदार है, कौन नहीं है, ये जो है निर्धारित कर पाना मुश्किल है। क्योंकि हमारा विवाह का स्वरूप ही बदल रहा है। शुरुआत में मैंने बताया ना, विवाह का स्वरूप बदल रहा है, लोग जो है विवाह के खोजने के तरीके में परिवर्तन आ रहा है, अब जो है वो मीडिया के द्वारा खोजे जा रहे हैं, है ना। तो ये दिक्कत है ना, ये दिक्कत है। अब जो है आप लोगों को घर जाना है, चले जाएं। अब जो है मानवता का ह्रास अभी खत्म करते हैं। मानवता खत्म हो जाएगी, लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी की भावना कम आएगी, ठीक। और जो है सामाजिक एक मतलब जो सोसाइटी की सॉलिडिटी है, जो एक हम बैठे हैं यहाँ पे, हमारे परिवार में अगर कोई संकट आता है तो हम एक साथ उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। यदि कोई संकट आ जाएगा तो जब डिजिटल पूर्ण रूप से हम विकसित हो जाएंगे, तीव्रता रहेगी, और हमारे सामने कोई ऐसी समस्या आती है तो हम कैसे अकेले अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वो पूरे लोग नहीं है, हमारे पास हमारा समुदाय नहीं है कि जो हमको मजबूती से हमारा सपोर्ट कर सके, है। ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलेंगी, यानी हमारे जो सॉलिडिटी, हमारी जो एकता में कमी आएगी, वो डिजिटल सोसाइटी की वजह से आएगी। और बहुत ऐसे जो है, विवाह में बताया मैंने, मुद्रा का डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। पैसे जो है, जो हम अब तो देख ही रहे हैं, हम तो ट्रांजेक्शन ही अपना ऐसे कर रहे हैं, है ना। और जो है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई में, तीनों में वृद्धि होगी, ठीक है। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी में वृद्धि कैसे होगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है किसी समाज के विकास को कहीं ले जाने में, ठीक। क्योंकि ये जो संसाधन है, ये जो विकसित को बनाने वाले संसाधन है, ये किसी एक व्यक्ति के पास होंगे, यानी वो समाज पूंजीपतियों का समाज होगा, पूंजीपति उसको चलाएंगे, ठीक है। जो अब इस पूंजीपति में, ठीक है, कुछ उसका जो मॉडिफिकेशन कारपोरेट एज की तरह होगा, जो कारपोरेट मतलब कई पूंजीपति इकट्ठा होकर किसी संस्था को चलाएंगे, तो उसमें कुछ कुशल मजदूर होंगे, कुछ अकुशल होंगे, कुछ अर्धकुशल होंगे, और जो ऐसे भी होंगे जो मतलब उनकी हेल्प के लिए लोग होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होगी, इनकी संख्या उतनी ही होगी जितने मशीन होंगे। अब बाकी मशीनों की संख्या निश्चित तौर पर मनुष्यों से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। मनुष्यों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, और हर काम मशीन ही कर ले ये संभव नहीं है, ठीक। व्यक्ति का अस्तित्व निश्चित तौर पे बना रहेगा, पर समाज अपने तौर अलग तरीके से बना हो। अभी मैंने इसको बताया था, पहले बताया था ना, व्यक्ति महत्वपूर्ण रहेगा, व्यक्ति का महत्व रहेगा, समाज गौड़ हो जाएगा। समाज अपने में पूरी तरीके से, वो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वच्छंद होगा, क्या करना है, कैसे रहना है, ये उसकी इंडिविजुअलिटी पर काम करेगी, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो लोग कहेंगे कि जो है ये बहुत ज़्यादा किसी तरह का गंदा काम करता है, तो हमें कोई मतलब नहीं होगा, हम सुनेंगे ही नहीं, ठीक। ये इस तरीके की बात होगी। क्या सर, खत्म करा जाए? 20 मिनट बोलना है अभी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक। अब क्या है, अब हम सॉरी, मैं थोड़ा सा इधर डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैंने अभी किस पे बताई थी, ये क्या था, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, ठीक है। ये तीनों अलग अलग मुद्दे हैं। गरीबी, ठीक, कोई ये कह दे, लोगों के दिमाग में ये कहा जा रहा है कि गरीबी घटेगी और बेरोजगारी घटेगी। बेरोजगारी पे जो है अभी आज की वर्तमान सरकार भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। वो उसने 2015 में एक किया नहीं, भारत का डिजिटलीकरण, एक योजना भी बनाई थी भारत सरकार ने, है ना।
तो लोगों के लिए, और उसी डिजिटलीकरण के द्वारा माध्यम से ही लोगों को मोबाइल मिले। डिजिटल, ये बहुत ही विरोधाभास है इसमें, कॉन्ट्रडिक्टरी ये है कि मोबाइल दे के लोगों को डिजिटलीकरण कर रहे हैं, और वो उसका उपयोग कैसे हो रहा है वो अलग चीज़ है। ठीक है, कोई लड़का किताब मोबाइल से, मैं देखता हूँ, पढ़ने की आदत ही नहीं डालता है। बहुत मज़ा आता है पढ़ने से मोबाइल से, लेकिन कोई डालता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके कल्चर में, उनके चीज़ों में वो चीज़ नहीं आ रही है, जिस उपयोग के लिए दिए गई है वो चीज़ें वो नहीं आ रही है। वो दूसरी चीज़ ये है कि बेरोजगारी, ठीक, मशीन बनाते चले गए हैं, पर इसका उत्पादन कैसे हो? ठीक, उत्पादन हो, और उत्पादन करने के लिए उसकी मांग भी तो होनी चाहिए, समाज में डिमांड होनी चाहिए। ठीक, डिमांड कैसी होगी? लोग करेंगे, डिमांड लोग करेंगे। लेकिन अगर सभी डिजिटल हो जाएं, सपोज दैट सभी के पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो वो क्या है, उसके पास मतलब उसको आवश्यकता रहेगी किसी की नहीं रहेगी ना। इसको और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है बेरोजगारी वाले मुद्दे को। ठीक है, और जो है गरीबी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो है ऊर्जा का संचय कहीं से कहीं एक जगह पर होगा। जैसे मान लो, आज एक एग्जांपल देता हूँ जियो का। ठीक है, पहले जियो ने क्या करा? पहले जियो ने डाटा फ्री दी, हाँ, डाटा फ्री दिया, सबको लत लगाई कि भैया फिर मोबाइल चलाओ, आप फ्री में मोबाइल चलाओ। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा महंगा रिचार्ज वही बेच रहा है। पहले लत पैदा करी, वो एक हम लोग पढ़ते थे तो उसमें ये कहा कि पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये बात समझ में आती है मुझे कि पहले इन्होंने जो है पहले लोगों को मोबाइल की लत डाली, और उसके बाद रिचार्ज करवाया फ्री में। आप कह रहे हैं कि अब सबसे महंगा रिचार्ज करो, है ना। तो ये जो है, अब ये लोग बेचारे और गरीब होंगे। किससे? महंगाई से, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई डिजिटलीकरण है, संसाधन ऐसे, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये, हाँ, एक चीज़ और है कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो VIP बना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ का एक अलग सर्विस चार्ज उनका जुड़ता है, और वो ज़्यादा पैसा लेते हैं। और कोई ठेले पे खाते हैं, छोटी सी बात करें फुल्की की, 6 ठेले पे फुल्की खाओ, वो 10 के 8 खिला देगा, लेकिन वो किसी बड़ी दुकान पे खिलाओ तो जो है वो 10 के 5 ही खिलाता है ना। 5 ही खिलाता है। 5 का जमाना बंद हो गया, मुझे नहीं लग रहा है कि 5 का जो है फुल्की कहीं मिलता हो। वो भी मिलता है कहीं? नहीं, 10 के 5 ऐसे, और भी महंगे हैं, 20 के 5 हैं। वो जैसे जैसे दुकान की स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, और ये वही लोग खा पाएंगे जिनके पास हो जाए। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ठेले पे खाने वाले हैं, है ना। क्यों? अब ये सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत सारी बातें हुई इन पर। एक बहुत जो करने वाली बात वो ये है कि व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति की बुद्धि कितनी बढ़ रही है। ठीक, व्यक्ति की, आप सोसाइटी को विकसित करते चले जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग बहुत डेवलप हो रहे हैं, हम बहुत डिजिटलाइज हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो बुद्धि का विकास कहाँ तक पहुँचा है ये बहुत मायने रखता है। हमारी सोच कहाँ तक आगे पहुँची है ये बहुत मायने रखता है। पहले के जो जितने भी दार्शनिक वगैरह लोग थे वो वस्तु पे नहीं, जैसे हमारे यहाँ बताते हैं कि कड़ादी ने तो बैठे बैठे ही परमाणु की संकल्पना कर दी कि जो चीज़ है, जो वस्तु है, कोई वस्तु बनी है, उसमें सबसे कोई छोटी से छोटी वस्तु है, या छोटा से छोटा कण है जो अपने स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। उसने इस चीज़ की संकल्पना करी बैठे बैठे, क्योंकि उसकी सोच इतनी ज़्यादा थी, मतलब कणाद की सोच इतनी ज़्यादा थी कि वो वहाँ तक सोच सका। और ये सारे यंत्र हमारी सोच को संकुचित कर दे रहे हैं। हम इतनी उस विस्तृत हमारे जो वेब्स हैं वहाँ तक सोच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, सोचने का काम वो बहुत कम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने कहा श्रम का विभाजन हो जाएगा, तो वो जो सोचने का काम है वो पर्टिकुलर कोई एक संस्था या कुछ निश्चित समूह के लोग करेंगे कि जिनको ये जोड़ा जाएगा कि यही सोचें, उनको खाली सोचने का पैसा मिलेगा तो वो सोचेंगे, और बाकी आम लोग जो है उनके द्वारा बनाए गए संसाधनों पर अपना जीवन यापन करेंगे, टिकेंगे। ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, है ना। इसके फ़ायदे ये हैं कि हम जो है अपने काम को आसान कर लेते हैं। ठीक, हमारी जो ज़रूरतें हैं, जैसे बात हो रही थी अभी सर से, तो वो कह रहे थे कोरोना में हम फेसबुक से जहाँ पे आवश्यकता महसूस होती थी वहाँ पर हम ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचा देते थे। ठीक है, उनको सूचना, जब तक कोई भी यंत्र उसका सही उपयोग किया जा रहा है, उसकी सही आवश्यकता का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें, आपको क्यों दिक्कत हो रही है भाई साहब? टाइम देखिए, उनको वो जाएंगे बच्चे, अब आप क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है,
अब जो है अभी एक बात सुनो, ऐसे ही बता क्या कह रहे हैं कि जो ये क्या था यार, हाँ कोरोना वाला टाइम बता रहा था, कोरोना पीरियड में वो सारी चीजें बता रहे हैं। अच्छा, जो फेसबुक का माध्यम है, जब तक हमने सूचना प्राप्त करी और सूचना प्राप्ति के बाद हमने संसाधनों को वहां तक पहुंचाया, तब तक तो ठीक था, ठीक है। लेकिन ये कितने लोग थे जिन्होंने ये काम किया, कितने लोगों ने इग्नोर किया है? क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जिन्होंने इग्नोर करा उनकी मानवता का क्षय हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी ह्यूमैनिटी में हरास आई। कारण मशीनीकरण, कारण मशीनीकरण है, ठीक है। और वह व्यक्ति जो जिनके अंदर मानवता थी, वो अपने संक्रमण मतलब अपने पूर्व आधारित समाज पर थे, जिन्होंने मानवता को सीखा था, जिनके अंदर मूल्य थे, और उन्होंने इस काम को किया, ठीक है। कुछ लोगों की उससे आवश्यकता अलग थी, जिनको करना था वो जिन्होंने किया। ये बहुत बड़ा समझ में आता है मुझे मुद्दा, ये मैटर समझ में आता है कि क्यों किया होगा। तो वो मानवता एक ऐसा चीज होगा जो उनके अंदर ये बात आती होगी कि भाई मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। तो ये जो मनुष्य है वही मनुष्य के लिए मरे, ये जो संकल्पना है ये खत्म हो रही है, अब ये जा रही है, ये चीजें खत्म होंगी, ठीक। अब जो है जो दूसरी जो आवश्यकता समझ में ये आती है वो ये कि जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी चीज का निर्जात करते हैं, मतलब किसी चीज का आविष्कार करते हैं किसी आवश्यकता को लेकर, ठीक है। और वो व्यक्ति, वो वस्तु जिसका हमने आविष्कार करा है, उससे हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है, आवश्यकता पूरी हो रही है। जैसे गाड़ी हमारे पास है, ठीक है भाई, किसी के पास स्प्लेंडर है, किसी के पास ड्यूक है और किसी के पास BMW बाइक है, वो बाइक भी आती है, और भी जो है हार्ले डेविडसन वगैरह हैं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां आती हैं। तो काम सबका क्या है? चलना, काम सबका चलना है। आप स्प्लेंडर से भी चल रहे हो, ड्यूक से भी चल रहे हो, हार्ले डेविडसन से भी चल रहे हो, BMW से भी चल रहे हो, लेकिन जो उपयोग क्यों हम मतलब लेटेस्ट वर्जन क्यों ले रहे हैं? तेल भी ज्यादा खा रही है हार्ले डेविडसन, मुझे लग रहा है कि 18-20 का एवरेज देती है ना। तेल भी ज्यादा खा रही है और स्पीड है उसमें, ठीक है, और गति है, और जो है महंगी है। और इसमें कुछ लोगों के पास स्प्लेंडर है, वो चला रहे स्प्लेंडर। क्या कारण समझ में आता है? मुझे सबसे पहला कारण समझ में आता है ऊर्जा, पैसा, है ना, कि जो जिनके पास जैसी शक्ति है वो खरीद रहे हैं, क्योंकि पैसा ही निर्धारित कर रही है ना वो कि कौन खरीदेगा कौन नहीं। तो ये जो आवश्यकता है हमारी, जो आवश्यकता है उससे हम कहीं ऊपर उठे। आवश्यकता हमारी क्या थी? चलने की। आवश्यकता हमारी चलने की थी, चलने के लिए हमने ही गाड़ी बनाई थी। लेकिन अब गाड़ी में जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, वर्जन आ रहे हैं उसके, वो ये सिखा रहा है हमको कि कहीं ना कहीं हम अपनी आवश्यकताओं से परे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये अब जो इससे 2 वर्ग बनेंगे समाज में। एक वर्ग ये होगा कि जिसके पास हार्ले डेविडसन, अभी कोई बुलेट लेके जाए तो पूछता है भाई क्या चल रहा है, क्या एवरेज है, बोलता है 5 मिनट है, बस खत्म कर दिया मैंने। तो ये पूछता है कि भाई हाँ, और जिसके पास स्प्लेंडर है वो उसका, अब यहाँ पे ग्रुप बन रहे हैं, दो वर्ग बन रहे हैं अभी, जो 2 वर्ग बन रहे हैं यहाँ पे, 2 वर्ग बन रहे हैं। एक ऐसे जो जिनके पास ज्यादा पैसा है ना, और एक जिनके पास पैसे उनकी आवश्यकता के अनुसार से। तो वो अपने स्टेटस में रहेंगे, वो अपने स्टेटस में रहेंगे। किसी भी प्रकार की जो संस्था है, जो पुरानी संस्था है, वो दब जाएगी और नए प्रकार के वर्ग बनेंगे, और नए प्रकार के वर्ग बनेंगे तो निश्चित तौर में समूह का विभाजन होगा, समूह बढ़ जाएगा। समूह बढ़ जाएगा किसमें? अमीर गरीब में, है ना। आप फिर और समूह किसमें बनेगा? यंत्रों के बंटवारे में। अमीर गरीब तो ठीक है, पैसा बदल रहा है, अब यंत्र बटेंगे कि जिनके पास लेटेस्ट सामान, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो अलग लोग हैं, और जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है वो अलग लोग हैं, वो पुराने मॉडल पे हैं, ठीक है। एप्पल चलाने वाले लोग अलग हैं, और सैमसंग और नोकिया का पुराना मोबाइल चलाने वाले लोग अलग हैं। और अब ये निर्धारित करेंगे इनकी संस्कृति क्या है, और वो निर्धारित, जैसे एप्पल निर्धारित करेगा कि उनकी संस्कृति क्या है। वो रिच पीपल हैं, एप्पल निर्धारित कर, ब्रांड निर्धारित करेंगे कि वो किससे हैं, ये जो है इनका जो पुराना मॉडल है ये निर्धारित करेंगे ये किस बैकग्राउंड या किस कल्चर से आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब समझ आया ना? हाँ, ये सारी चीजें निर्धारित करेंगे। यानी ये जो डिजिटल सोसाइटी हो रही है, डिजिटल सोसाइटी किस पर बेस है? यंत्रों पर बेस है। ये यंत्र निर्धारित करेंगे वर्ग क्या है, ये यंत्र निर्धारित करेंगे कि व्यक्ति की औकात क्या है, ठीक है, वो किस समाज का है, क्या है।
ये उसकी जाति, उसका धर्म, उसका ये सब खत्म हो जाएगा। जिसके पास जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगी वो समाज में उतना ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है ना। पर ये सारी चीज़ें कहीं पर भी जो है ये समाज के इन चीज़ों, इन तत्वों को कभी भी जो है ले नहीं सकती हैं। जो उनके बेसिक नीड्स होंगे वो कहीं पे भी रहें, ठीक है। उनको आवश्यकता होगी भोजन की, उनको आवश्यकता होगी यौन संतुष्टि की, उनको आवश्यकता होगी सुरक्षा की। ये सारी चीज़ें जो है यानी समाज की संकल्पना को कभी खत्म नहीं कर सकते। व्यक्ति मैकाबर कहता भी है कि जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ समाज है, ठीक है। तो जीव, जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं वहाँ पे भी समाज है, उनका समाज अलग है। तो समाज में रहने के तौर तरीके बदल जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो परिवर्तित होंगी, जिनको मैंने छोड़ दिया, ठीक, कि समय को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होंगी। क्योंकि समाज जो है वो समाज एक तत्व नहीं है। समाज में एक चीज़ घट नहीं रही है, समाज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और दिन ब दिन घट रही हैं। और सभी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो कहीं ना कहीं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है ना, एक दूसरे से लिंक, लेकिन घटनाएं अलग हैं। इस चीज़ को समझो। कोई भी घटना घट रही है XYZ, ठीक है, कोई भी एक घटना घट रही है, तो वो जो है घटना एक दूसरे से जुड़ते हुए भी एक दूसरे से अलग है, ठीक। ये कुछ हमारे द्वारा बताए गए तत्व थे। खत्म करें सर? जी, बहुत शानदार आपने किया। थैंक यू सर।